क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का आज हम शुरू करेंगे। सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में जो सेक्टर्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या सेक्टर्स होता है और क्या क्या यहाँ पे बातें हैं। नाउ व्हाट इज इकोनॉमी। हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़े उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो एन इकोनॉमी इज द सोशल सिस्टम वेयर पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूस, कंज्यूम एंड एक्सचेंज गुड एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स उसे कहते हैं जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशंस क्या करें, प्रोड्यूस करें, लोगों की जो नीड्स हैं, नीड्स को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें प्रोड्यूस करें और साथ में ही कंज्यूम्स एंड एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स होती है और जो सर्विसेज होती हैं उनको एक्सचेंज करते रहें, है ना, मतलब देना और सामान लेना, पैसे लेना, सामान देना वगैरह इस तरीके से। द प्रोडक्शंस, कंजम्पशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रियली ऑन द नीड्स ऑफ द सिटीजन्स। जो प्रोडक्शंस होता है, जो कंजम्पशंस होता है और जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, ये क्या होता है, बेसिक नीड्स होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। और जो बेसिक नीड्स और किसकी है, जो आम लोग होते हैं उन सबकी ये बेसिक नीड्स होती है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। 3 टाइप की इकोनॉमिक्स होती है। फर्स्ट कौन सी है, फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी जिसमें प्राइस कौन डिसाइड करता है, प्राइस आर डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड, मतलब सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस को देखा जाता है या प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या तय किया जाता है। दूसरा होता है कॉमन इकोनॉमी। द गवर्नमेंट डिसाइडेड व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एंड में यूज नॉन प्राइस फॉर्मेट। जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि किसी चीज की प्राइस क्या होनी चाहिए और किसकी क्या रेट यहाँ पे होगी। एंड थर्ड वन इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जो फ्री इकोनॉमी होती है वो भी इंक्लूड होती है और जो कॉमन इकोनॉमी होती है वो भी इंक्लूड रहती है। मतलब वहाँ पे डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग जो होती है वो प्राइसिंग डिसाइड हो सकती है और साथ में ही जो गवर्नमेंट भी जो इसमें डिसाइड कर सकती है कुछ चीज़ों में, वो क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इकोनॉमी किसे कहते हैं ये हमने देखा था और इकोनॉमी के कितने टाइप्स होते हैं ये देखा था। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट है सेक्टर्स सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यस, कितने क्षेत्र होते हैं इकोनॉमी के। तो सेक्टर्स डिफाइंड अ लार्ज सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन द विच बिजनेसेस शेयर द सेम और रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज। सेक्टर्स हमने इस तरीके से बांट रखे हैं कि जो चीज़ें समान है वो एक साथ में, जो चीज़ें दूसरी जो समान है वो एक साथ में। कैसे बताता हूँ मैं आपको। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल और इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेचुरल और इकोनॉमिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमने 3 भागों में सेक्टर्स को बांट रखा है। फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर जिसे कहा जाता है। फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर, व्हेन अ गुड इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। जब कोई ऐसी चीजें जो हमें नेचर से मिलती है उसे हम प्राइमरी सेक्टर्स कहते हैं। सेकंड, एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। जब हम प्राइमरी रिसोर्सेज से, प्राइमरी सेक्टर से लेके वही चीजें हम कहाँ दे देते हैं, सेकेंडरी रिसोर्सेज में दे देते हैं। सेकेंडरी जब फैक्ट्री में बेच देते हैं और उस प्राइमरी रिसोर्सेज का चेंज हो जाता है यहाँ पे, जैसे आटा, और आटे से गेहूं से बिस्किट्स बनाना, तो बिस्किट्स कहाँ बनेगा, एक फैक्ट्री में, यानी मैन्युफैक्चर हो जाएगा, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर्स। टर्सरी सेक्टर्स ये दोनों को इंटरकनेक्ट करता है, मतलब इनके बीच में जितनी सर्विसेज लगेगी ये टर्सरी सेक्टर कहलाता है। एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। इन दोनों के बीच में जितनी भी सर्विसेज होती हैं और साथ में इन दोनों को डेवलप करने के लिए जो जो चीज़ें हैं वो सारी कहाँ जाएगी, तो ये टर्सरी सेक्टर में जाएगी और टर्सरी सेक्टर कहलाता है। बढ़ते हैं आगे। कुछ इस प्रकार से आप समझें कि सेकंड प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या यूज होता है, जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट, मतलब जो लैंड से जुड़े हुए हैं, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। और सेकेंडरी, जब हम किसी वीट से बिस्किट्स बनाते हैं, जैसे कान मैन्युफैक्चरिंग, कॉटन से हम क्लॉथ्स बनाते हैं, वुडन से चेयर बनाते हैं, तो ये सारी क्या है, सेकेंडरी सेक्टर्स में आ जाती है। एंड थर्ड टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सर्विस सेक्टर जिसे कहा जाता है, उसमें क्या है कि उसमें जितनी सर्विसेज है, जैसे रेलवे हो गया, बस हो गया, ट्रक्स हो गया, और सर्विसेज को जो प्रोवाइड कर रहा है ना, जैसे यहाँ पे तो ड्राइवर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जैसे कि ये डॉक्टर है वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, और जो जैसे ह्यूमन जो टीचर है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इसे कहते हैं टर्सरी या सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। नाउ एक एक डिटेल से पढ़ते हैं हम क्या होता है। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सट्रैक्शंस एंड कलेक्शंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जब हम कोई चीज नेचर से या हम क्या करें, नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त करें, तो वो करें, इट इज नाउन एज द प्राइमरी सेक्टर। इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर नाम से जाना जाता है। जैसे फार्मिंग, हम जो फार्मिंग करते हैं लैंड पे करते हैं, तो ये फार्मिंग क्या कहलाता है, प्राइमरी सेक्टर में जाता है। जैसे फॉरेस्ट्री, लकड़ी वगैरह लेना और फॉरेस्ट्री, हंटिंग जैसे शिकार वगैरह करना, फिशिंग जैसे मछली पकड़ना, और माइनिंग जैसे खुदाई वगैरह करना, ये सारा कहाँ है,
प्राइमरी सेक्टर में जाएगा। वही बात करें सेकंड, तो सेकंड है द सेकेंडरी सेक्टर। ये हो गया फर्स्ट एंड ये हो गया सेकंड। सेकंड क्या है? द सेकेंडरी सेक्टर्स curves activities in which natural products are changed into other forms through way of manufacturing। जब प्राइमरी सेक्टर की सारी चीजें एक फैक्ट्री में आके चेंज कर देते हैं तो उसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, जिसे मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं। इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी रिसोर्सेज को लेके ये सेकंड स्टेप्स है जिसे हम पूरा करते हैं या जिससे प्राप्त किया जाता है। सम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड हियर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर। इसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इसे इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कॉटन फाइबर फॉर्म द प्लांट, वी स्पेन यार्न एंड वेव्स क्लॉथ। हम जो स्पेन होता है, यार्न होता है, उससे हम जो वेव होती है वो इकट्ठी करते हैं और उससे क्या बनाते हैं? क्लॉथ्स बनाते हैं। यूजिंग शुगर कैन, हम गन्ना प्राप्त करते हैं। एज ए रॉ मटेरियल वी मेक शुगर एंड गुड़। तो हम जो शुगर कैन गन्ना होता है उससे हम क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? गन्ना देखिए, लैंड से हम कटिंग वटिंग करेंगे और फिर उसको बेचेंगे इसी में, और वहाँ पे पिसाई वगैरह होगी, शुगर बनेगी और गुड़ बनेगा। तो ये क्या है? प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए, यानी प्राइमरी सेक्टर तो होती है वो सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है और एग्रीकल्चर में जो भी मिला उन सबको हम वापस किसी फैक्ट्री में ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या हो जाता है? सेकेंडरी सेक्टर में कहलाता है। और इसे इंडस्ट्रियलाइज, क्योंकि इंडस्ट्री में होती है सारी चीजें, तो इसे इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। और तीसरा है अपना, तीसरा है टेरिटरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सॉरी, है ना, टेरिटरी तो भूमि होता है। टर्शरी सेक्टर थर्ड। टर्शरी सेक्टर क्या कहलाता है? टर्शरी सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये क्या करता है? प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्टर्स हैं उनको डेवलप्ड करने के लिए काम आता है। दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे एन एड टू सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये खुद ही कोई प्रोडक्शन नहीं इकट्ठा करता है या कोई खुद ही, ये ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट जो है बनाएगा। ये क्या करता है कि ये उस प्रोडक्ट का एड करने के लिए काम आता है, यानी उसका डेवलप्ड करने के लिए काम आता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। टीचर, डॉक्टर, वॉशरमैन, बार्बर, क्लोबर्स, लॉयर्स, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज आदि, ये सभी क्या है? सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो क्या हो गया? ये टर्शरी सेक्टर के अंदर आ गया, ये सर्विस सेक्टर के अंदर आ गया। तो इंडियन इकोनॉमी को हमने 3 भागों में बांटा। पहला प्राइमरी सेक्टर, सेकंड सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो सभी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी सेक्टर यही एग्रीकल्चर का जो सारा मटेरियल है ये किसी फैक्ट्री में आता है और चेंज हो जाता है तो इससे क्या मैन्युफैक्चर हो जाता है, तो इसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं इसको, क्योंकि ये इंडस्ट्री में सारा ये काम होता है, इसलिए इसे इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर भी कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जितनी सर्विसेज प्रोवाइड होती है, भले वो नॉलेज की हो, कहीं पे भी हो, और उसके अलावा भी जितनी नॉलेजेबल जो सर्विसेज प्रोवाइड होती है उसे टर्शरी सेक्टर कहते हैं या कहते हैं हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। क्लियर? बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे बीच में एक चीज आ जाती है जीडीपी। क्या होती है जीडीपी? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। एक साल के भीतर, यानी मान लो कोई एक 1 ईयर है, मान लो 2023 में एक तीनों सेक्टर्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कितना टोटल रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है ना, ड्यूरिंग पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शंस ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। एक साल के अंदर इन तीनों जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है, जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, वो सारा क्या उसको एक साथ गणना करना जीडीपी कहलाता है। द सम ऑफ प्रोडक्शंस इन द 3 सेक्टर्स गिवन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ऑफ अ कंट्री। तो इन तीनों का जो जितना भी हमें प्रॉफिट हुआ है या हम जितना भी पैसा लगा है तो वो सारा क्या कहलाता है? जीडीपी। और जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP is the value of all final goods and services product within a country during a particular year। एक साल के भीतर, यही बात वापस लिखी हुई है, एक साल के भीतर के तीनों सेक्टर्स में क्या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रही है, ठीक है, उन सब का क्या करना, इन कंक्लूजन निकालना जीडीपी कहलाता है। इट शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। जीडीपी से हमें यह पता चलता है कि किसी कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। इन इंडिया द टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। और इंडिया में जो जीडीपी को निकालते हैं, जीडीपी को जो करते हैं, ये कौन करता है? तो जीडीपी को सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री है, वो सारा वित्त आयोग जो होता है वो जीडीपी का कंक्लूजन निकालता है और काउंट करता है कि इतनी सारी जीडीपी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से मिली है। अब टर्शरी सेक्टर में सारी आ गई और सेकेंडरी सेक्टर में भी सारी, सर्विस सेक्टर सारा आ गया है ना, आईटी वगैरह जो भी है ये सारा टर्शरी सेक्टर में आ गया। सेकेंडरी सेक्टर में जितनी भी इंडस्ट्री है सारी सेकेंडरी सेक्टर में आ गई। प्राइमरी में जितनी भी प्राइमरी सेक्टर के रिलेटेड है, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो सारी प्राइमरी सेक्टर आ गई और ये कहलाता है जीडीपी। यानी बढ़े आगे। नाउ
देखिए ये देखिए कुछ एक ग्राफ बनाया हुआ है, इस ग्राफ में ये शो हो रहा है जैसे कि एग्रीकल्चर है, तो पहले बहुत एग्रीकल्चर, जैसे 1950 की बात करें तो एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा था, धीरे धीरे इसका डाउन होता गया। उसके साथ में ही एग्रीकल्चर के बाद जो सेकेंडरी सेक्टर था यानी सर्विस इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो देखिए लगातार बढ़ता गया है और बढ़ता जा रहा है और एक एवरेज ऑन एवरेज बढ़ता गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा बड़ा है और सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। नाउ कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, ये कंपेयर 3 सेक्टर्स में करेंगे हम। तो 3 सेक्टर्स में देखिए सबसे पहले मैं आपको ग्राफ समझा देता हूं कि ग्राफ में क्या बातें हैं। ये ग्राफ दिख रहा होगा, ये ग्राफ है 1973 का और 1973 में अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा था और सेकेंडरी सेक्टर थोड़ा कम था, लेकिन टर्शियरी सेक्टर भी कंप्लीट था। उसके बाद जो 2000 की बात 2000 की बात करें तो जो प्राइमरी सेक्टर है वो थोड़ा डाउन हुआ है, इंक्रीज हुआ है सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर्स में। तो प्राइमरी सेक्टर लगातार डाउन होता गया और इंक्रीज किसमें हो गया सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में। यस, इन द ईयर 2013-14 द टर्सरी सेक्टर्स इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोडक्टिंग सेक्टर इन इंडिया। 2013 और 14 में ये देखा गया है कि जो कौन सा जो टर्सरी सेक्टर्स है यानी सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। और किसको रिप्लेस किया है? तो प्राइमरी सेक्टर्स को। अब देखिए क्या होता है कि कोई भी जो किसान है वो पहले अपने लैंड पे काम कर रहा है, तो लैंड पे काम करेगा तो उसका कोई प्राइस वगैरह फिक्स नहीं रहेगा और प्राइस भी फिक्स नहीं रहेगा। जैसे कि 1 साल उसने काम किया, उसमें जो उसकी वेजेस मिलनी है जरूरी नहीं है कि बारिश अच्छी होगी और उसके साथ में ही उसको पैसा जो है मिलता रहेगा। तो ये क्या करता है, किसी फैक्ट्री में इन्वॉल्व हो जाता है, एज अ लेबर काम करने लग जाता है, तो उसको रेगुलरली पैसा आने लगता है और उसका घर चलाना आसान हो जाता है। तो इसीलिए एक बड़ा कारण रहा है कि जो टर्सरी सेक्टर है और जो सेकेंडरी सेक्टर है ये बहुत ही बड़े तरीके से बढ़े हैं। यही बात करें 2013 में टर्सरी सेक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, लगातार एजुकेशन के बढ़ते प्रभाव से, आईटी सेक्टर के बढ़ते प्रभाव से, टेक्नोलॉजी के लगातार बढ़ते प्रभाव से जो टर्सरी सेक्टर है उसमें इजाफा हुआ। ये सारे सर्विस सेक्टर ही है ना, तो ये टर्सरी सेक्टर बनने का एक मेन कारण है। द टर्सरी सेक्टर हैज बिकम इंपॉर्टेंस इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्यों ये टर्सरी सेक्टर जो है वो बड़ा है, हम एक एक पॉइंट के थ्रू हम समझेंगे कि इंडिया में किस तरीके से बड़ा है। ठीक है, यस, सर्विस सच एज द हॉस्पिटल, जैसे कि जो बेसिक नीड्स होती है, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट, विलेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज etc आर कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विसेज एंड आर नेसेसरी फॉर ऑल पीपल। ये जो मैंने अभी इतनी चीज़ों के नाम लिया, जैसे हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो गया, इंस्टीट्यूशंस पोस्ट हो गया, टेलीग्राफ हो गया, ये सारी जो बेसिक नीड्स हैं वो लगातार समय के साथ में बढ़ती रही। और आप खुद जानते हैं कि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेसिक नीड्स है, हॉस्पिटल की जरूरत है, कोई बीमार हो जाता है डायरेक्ट हॉस्पिटल जाता है। तो इससे क्या, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती लगती है और डिमांड बढ़ने लगेगी तो बेसिक सी बात है कि इस सेक्टर में क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। सेकंड, the development of agriculture and industry leads to the development of service sector such as the transport, trade and storage। अब देखिए जैसे जैसे एग्रीकल्चर में हम ट्रेडिशनल तरीके से एग्रीकल्चर करते थे, HYC शीट का यूज़ नहीं करते थे, तो धीरे धीरे HYC शीट्स का यूज़ करने लग गए और HYC शीट्स का यूज़ करने लग गए तो जो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट था वो लगातार डेवलपमेंट इंक्रीज होता गया और इंक्रीज होता गया। तो इससे क्या हुआ कि जो फसल है वो सरप्लस ज़्यादा आने लगा और सरप्लस ज़्यादा आने लगा तो हम मार्केट में उसकी सेलिंग करने लगे और सेलिंग करने लगे तो उसके लिए बेटर तरीके से रोड होनी चाहिए, ड्राइवर्स होने चाहिए, ट्रक्स होने चाहिए। तो ये क्या है, सर्विस सेक्टर को बढ़ा रहा है ना। तो एग्रीकल्चर को बेटर होने के साथ साथ में सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों इंक्रीज होगा। तो ये एक कारण हो गया। विथ द राइज ऑफ द इनकम ऑफ पीपल दे स्टार्ट डिमांडिंग मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स etc। जैसे जैसे लोगों की प्राइस इंक्रीज होती रही, उनकी सैलरी इंक्रीज होती गई, उनके पास पैसा आता गया, तो उसके साथ में ही क्या होता लगा कि जो ईटिंग, जो उनके खाने की जो आदत है, आज मान लो आप रोटी खा रहे हैं, आपके पास पैसा है, कल कुछ अच्छा हो गया, आपकी पॉकेट मनी आ गई तो आप पिज़्ज़ा खाने चले जाएंगे, बर्गर खाने चले जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। और साथ में ही घूमने की आदत जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में, टूरिज्म। और यदि ईटिंग में होगा तो बेसिक सी बात है, उसे सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी, एक कुक अलग होगा, एक सर्विस प्रोवाइड वाला जो होगा वो अलग होगा। टूरिज्म में आपको ट्रांसपोर्ट, टूरिस्ट कराने वाला एक अलग होगा, उसके साथ में टूरिस्ट के साथ में ही आप देखें तो आपको जो गाइड होगा वो अलग होगा, वो सब सर्विस सेक्टर में ही है। शॉपिंग, आप अलग अलग जगह जाएंगे या फिर आपके पास पैसा आ जाएंगे तो आप शॉपिंग करने की आदत हो जाएगी शॉपिंग में। अब आप सरकारी हॉस्पिटल में सुविधाएं अच्छी नहीं मिल रही है तो गवर्नमेंट में अच्छी नहीं मिल रही तो प्राइवेट में जाएंगे। तो और प्राइवेट स्कूल्स में आप जो पढ़ाई अच्छी होती है तो गवर्नमेंट में अच्छी नहीं होती है तो आप प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे। तो ये सर, और प्रोफेशनल ट्रेनिंग, अब आपको कोई ऐसी चीज है जो आपको सीखनी है तो आप क्या करेंगे, हायर करेंगे किसी व्यक्ति को। तो ये लगातार क्या कर रहा है, सर्विस सेक्टर को बढ़ा रहा है ये सारी चीजें। और सर्विस सेक्टर बढ़ा रहा है तो इसका ग्राफ भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओवर द पास्ट क्या लिखा हुआ है शायद दिख नहीं रहा है। और द पास्ट डिटेड सर्टेन न्यू
Services based on the information and communication technology have become important of essential। जैसे जैसे वो विगत कुछ महीनों में देखा गया है कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड, जैसे सर्विस सेंटर का खुलना, जो टावर्स है उसका बनना, टावर्स को रिपेयरिंग करने वाले बनना, ये कोई प्राइमरी सेक्टर से तो जुड़ा हुआ है नहीं, तो ये क्या है, सभी सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए भी सर्विसेज जो है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, जो मैंने 4 बताए वही जरूरी नहीं, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं किस प्रकार आप अपने व्यू भी दें कि किस प्रकार जो है वो बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन अपने सामने आ जाता है, क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, हम किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट कैन बी गिवन द पीपल बाय आइडेंटिफाइंग, promoting and locating industries and services is semi rural area। हम किससे बढ़ सकते हैं कि देखिए हम आइडेंटिफाई करते हैं एक सेमी रूरल, जो पूरी तरीके से रूरल एरिया नहीं है, सेमी रूरल है, जैसे कुछ सुविधाएं उनको मिल जाती है। तो ऐसे एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम बढ़ावा देंगे तो उससे क्या होगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। जैसे हम डैम का निर्माण करेंगे तो डैम से क्या होगा, जो आसपास के इरिगेशन से वो बेटर हो जाएंगे, नहरें बन जाएगी, बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा पानी, और जो नहरें में लेबर्स काम करेगी वो सारे प्रोवाइड बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। Every state or regions had the potential on the increasing the income of employment for people in that area। It can be done by tourism or regional craft industry or new services like IT। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इनकम को बढ़ाने के लिए अपनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की कोशिश करते हैं अपने एरिया में, क्षेत्र में। उसके साथ में ही जैसे टूरिज्म का क्षेत्र बढ़ा दिया, और जो क्राफ्ट, जो लोकल लोग जो क्राफ्ट बनाते हैं वो बढ़ा दिया, क्राफ्ट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कर दिया, न्यू सर्विसेज उनको प्रोवाइड करने लग गए, जैसे कि IT में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। स्टडी कंडक्टेड बाय द प्लानिंग कमीशन, जिसे नीति आयोग भी कहते हैं, उन्होंने एक स्टडी हुई और इस स्टडी में क्या पाया गया कि प्लानिंग कमीशन नाउन एज नीति आयोग estimates that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone। तो नीति आयोग ने सिर्फ इसी तरीके से कार्य करते हुए, जो योजना आयोग है, जो नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन से, उसने अभी तो नीति आयोग कहलाने लगा 2014 के बाद में, है ना, उससे पहला प्लानिंग कमीशन कहलाता था, 2014 के बाद में नीति आयोग कहलाने लगा। और इसने क्या किया, सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में ही सिर्फ 20 लाख से अधिक जो जॉब्स है वो क्रिएट की। अब एक एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम जो है बढ़ा सकते हैं, ये जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है मनरेगा, है ना, महात्मा गांधी नरेगा योजना। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंट द राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। सरकार ने 625 जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें एक साथ कार्य चलाया गया, और उसमें क्या किया गया, राइट टू वर्क, यानी कार्य करने का अधिकार या कार्य मिलने का अधिकार, ऐसा। और विच इज कॉल्ड, उसे क्या नाम दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी महात्मा गांधी नरेगा योजना, रोजगार योजना, तो मनरेगा कहते हैं। और 2005 में ये इंप्लीमेंट किया। अंडर मनरेगा 2005 all those who are able to and are in need of work in rural area are guaranteed 100 days of employment in a year by the government। एक गवर्नमेंट 100 दिन का जो काम है, 100 दिन का जो काम है वो निश्चित रूप से जो जरूरतमंद लोग हैं रूरल एरिया में उनको क्या करेगा, कार्य के लिए देगा, और एक साल के अंदर 100 दिनों की ये गारंटी देता है। जैसे राजस्थान स्टेट में बात करें तो 125 डेज जो है आप निश्चित कर दिए हैं। ये रूरल की बात करें, इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी, अगर इस प्रकार की ड्यूटी में गवर्नमेंट फेल हो जाती है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट देने में, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल, और इसी को बेरोजगारी कहते हैं। यदि किसी प्रकार से ये नहीं दे पाते हैं इस तरीके की सुविधाएं, 100 दिनों का कार्य भी ये इस एक्ट के तहत नहीं दे पाते हैं, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। आई होप मनरेगा आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, 100 दिनों का काम प्रोवाइड करना रूरल एरिया में। ये ग्राफ है, सेम वही ग्राफ, जैसे कि किस प्रकार से इंक्रीज हुआ, प्राइमरी सेक्टर बहुत डाउन हुआ, डाउन होने के बाद सेकेंडरी सेक्टर बढ़ा, और ये टर्सरी सेक्टर बढ़ा, ये इस पे हम बात कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं कि क्या होता है डिविजन्स ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, है ना, ये क्या होता है ये देखते हैं हम। इट इज अ सेक्टर वेयर द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर एंड द एम्प्लॉयज गेट एश्योर्ड टू वर्क। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो हाँ, ये क्या है, इट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स तो फिक्स्ड है, इनका जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो फिक्स्ड होता है एंड रेगुलर होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आज काम किया तो कल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो ये गैर संगठन और संगठन, इनको ऑर्गेनाइजेशन और ये कहते हैं नॉन ऑर्गेनाइजेशन। एंड द एम्प्लॉयमेंट्स आर एंश्योर्ड टू वर्क, और एम्प्लॉयमेंट को ये पता होता है कि उसको क्या क्या काम करने होते हैं। वहीं हम बात करें सेकंड, चलो ये और है, ये और देख लेते हैं।
ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में पढ़ रहे हैं हम। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड होते हैं, एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स, गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करने होते हैं, और रूल्स एंड रेगुलेशंस विच वर गिवन इन वेरियस लॉज सच एज द फैक्ट्रीज एक्ट, और इसमें बहुत सारे लॉज जो है गवर्नमेंट के इंक्लूड रहते हैं, जैसे कि एक कारखाना नियम जो है, कारखाना उद्योग नियम जो है, वो मिनिमम वेजेस एक्ट, जो कम से कम जो ब्याज जो दर हैं वो उनको प्रोवाइड करना, पेमेंट ऑफ गारंटीड एक्ट, जो पेमेंट है वो गारंटी रूप से निश्चित रूप से दिया ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपने काम करा दिया और पैसे नहीं दिए, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एटीसी, और जो ये शॉप्स है एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उस तरीके से जो सरकारी में जिस प्रकार से प्रोवाइड की जाती है उसी तरीके से इसमें ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में किया जाता है। द जॉब्स इज रेगुलर एंड हैज फिक्स्ड वर्किंग आवर, जॉब है वो रेगुलर रहेगी और क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, मतलब अगर आपका टाइम सुबह 7 बजे से 1 बजे तक का है तो आपको उसी समय तक काम करना है, यदि आपका टाइम 8 बजे से 10 बजे तक का है तो उसी समय तक काम करना है, मतलब 10 तक क्या कहूँ मैं 12 बजे तक कर लेना आप, है ना। तो ये इस प्रकार का काम करना है, तो आपको वर्किंग जो टाइम है, वर्किंग जो ओवर वो भी फिक्स रहते हैं और आपके रेगुलर रहता है काम। इफ पीपल वर्क मोर, यदि काम और अधिक काम करना चाहते हैं तो उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, दे गिव पेड फॉर द ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर्स, और एम्प्लॉयर्स को क्या किया जाता है, ओवर टाइम के साथ पैसा अधिक दिया जाता है। वर्कर्स इंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो वर्कर्स जो होता है वो निश्चित होता है कि उनको एम्प्लॉयमेंट है और वो आराम से काम कर लेगा, यानी कि उसके पास नौकरी है और नौकरी से उसको कोई नहीं निकालेगा। पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर गेट सिविरल अदर बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट सच एज पेड लीव्स, और ये जो लोग होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में और जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे पेड लीव्स, यदि और कोई लीव लेगा तो उसको पैसे मिलेंगे, उसके पैसे नहीं कटेंगे। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडे, और हॉलीडे जो होगा उसमें पेमेंट उसको दिया जाएगा। प्रोवाइडिंग फंड, उसको अगर जरूरत है तो उसको फंड भी दिया जाता है, और गारंटी एक्ट एटीसी, और उसे गारंटी भी मिलेगी कि हाँ आप श्योर हैं कि आपका काम लगातार बना रहेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं। पीपल गेट मेडिकल बेनिफिट्स, इसके साथ में ही बहुत सारे लोगों को मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। द फैक्ट्री मैनेजर हैज द इंश्योर फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, जो फैक्ट्री के जो मैनेजर होते हैं वो ये डिसाइड करके रखते हैं कि उनको साफ पानी पीने के लिए मिले और साथ में उनका जो वातावरण हो वो बहुत ही बेहतर तरीके से हो। व्हेन दे रिटायर, जब वो रिटायर हो जाते हैं, द वर्कर्स गेट पेंशंस एज वेल, और रिटायर्ड के बाद में उसको क्या पेंशंस प्रोवाइड किया जाए, पेंशंस का मतलब रिटायर के बाद भी उसको सरकार पैसा देती रहे, है ना। एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे कि इनका ऑर्गेनाइज सेक्टर का कौन कौन सा है, तो गवर्नमेंट जैसे कि एम्प्लॉय जितने भी होते हैं उस तरीके से। रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज वर्कर्स, जो रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं उनके लिए है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी वर्कर्स, जैसे कि विलेज हेल्थ वर्कर्स, जितने भी विलेज हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो आप गांवों में डॉक्टर्स के देखते हैं उस तरीके से सारे लोग होते हैं वो ऑर्गेनाइज, और इसमें बहुत सारे हैं ना जो भी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं, कुल मिला के बात है उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में रखा जाता है। यस, नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर। द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज द characterized by small and scattered units which are largely outside the control of the government। जो ये जो होते हैं अलग अलग जो जिस प्रकार से होते हैं कैरेक्टराइज्ड, यानी कि अलग लक्षण या विशेष लक्षण के रूप में, है ना, विशेष लक्षण के रूप में जो ये पाए जाते हैं बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड, यानी अलग अलग यूनिट्स के रूप में पाए जाते हैं, विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होते हैं और ये अलग तरीके के होते हैं। दे आर रूल्स and regulations but these are not followed since they are not registered with the government। ये इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बने हुए होते हैं लेकिन ये तब तक अलाउ नहीं होते हैं जब तक कि गवर्नमेंट में वो रजिस्टर्ड नहीं हो जाते हैं। जॉब्स आर लो पेड, जिनकी जो जॉब्स होती है वो बहुत ही लो पेड होती है, यानी बहुत ही कम दरों पे होती है। ऑफन नॉट रेगुलर, और इसमें कोई नॉट रेगुलर नहीं होती है, आज गए कल गए कोई भरोसा नहीं, है ना। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, जो एम्प्लॉयमेंट रोजगार जो होता है वो सिक्योर नहीं होता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट जो होता है कि आपको इतने दिन काम करना ही करना है या नहीं करना है। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजंस, जो पीपल होते हैं वो किसी भी कारण से आप लीव ले सकते हैं, कोई भी कारण बताया नहीं बताया चलेगा, ठीक है। तो ये सारी बात इसमें है। अब सेकंड देखें, देयर इज नो प्रोविजंस ऑफ ओवर टाइम, ये कोई भी अगर इसमें ओवर टाइम करवा भी दे आपके पास तो इसके पास कोई प्रोविजंस नहीं है, कोई पैसा नहीं मिलेगा। पेड लीव्स, और आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने छुट्टी ली तो उसका क्या होगा, पैसा कटेगा। हॉलीडेज, लीव्स ड्यू टू सिकनेस इटीसी, हॉलीडेज नहीं मिलेंगे और साथ में ही लीव्स जो कोई भी ड्यू लीव्स नहीं रहेगी और किसी प्रकार से आपको अलग से फंड नहीं दिया जाएगा। देयर आर नो सच फैसिलिटीज इज द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इसके अलावा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में किसी भी प्रकार की अलग से कोई सुविधाएं नहीं होती है। एग्जांपल ऑफ अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स, जैसे शॉपकीपिंग, किसी भी शॉप पे काम करना,
फार्मिंग जैसे कृषि करना, डोमेस्टिक वर्क, लेबरिंग, रिक्शा पुलिंग जैसे कि कोई आपके मजदूरी का काम कर दिया, किसी रिक्शे वाले का काम कर दिया, तो इस प्रकार से जो है अगर आप काम करते हैं तो ये सारा क्या है, अनऑर्गेनाइजेशन में आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन और अनऑर्गेनाइजेशन दोनों में आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है टाइम फिक्स रहता है, वेजेस फिक्स रहते हैं, आपकी छुट्टी फिक्स रहती है, ओवर टाइम करते हैं तो आप पैसा मिलता है। उसी के अपोजिट जैसे कि जो लोग लेबर करते हैं, लेबरिंग करते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं रहती है। ये तो क्या होता है, गवर्नमेंट की गारंटी रहती है कि आप काम हो गई होगा, काम रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे अनऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं होगा, ये रहता है। उसके बाद हम देखते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट वर्क इन अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर। किस प्रकार से हम अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स के लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। देयर इज द नीड फॉर प्रोटेक्शंस एंड, देखिए उनको तो बचाने की जरूरत ही नहीं जो ऑर्गेनाइजेशन में है, क्योंकि गवर्नमेंट की फैसिलिटी ले रहे हैं, गवर्नमेंट को सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। देयर इज द नीड ऑफ प्रोटेक्शंस एंड सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर। हियर आर फ्यू पॉइंट्स विल हेल्प डू सो। हम कुछ बिंदुओं से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको डिफाइन किया जाता है या उन लोगों को सुरक्षा हम प्रदान कर सकते हैं। द गवर्नमेंट कैन फिक्स द मिनिमम वेजेस रेट एंड द वर्किंग आवर। गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार से जो मिनिमम वेजेस हैं वो फिक्स, यानी कि उनकी पैसा जो है वो रेट फिक्स कर देनी चाहिए, और जो निश्चित जो वर्किंग आवर है वो फिक्स कर देनी चाहिए। सेकंड, द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन्स टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पीपल। गवर्नमेंट को कुछ बहुत कम ब्याज दर पे पैसा देना चाहिए और जिससे वो लोग खुद का जो है बिजनेस शुरू कर सके। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप एंड अफोर्डेबल बेसिस सर्विसेज लाइक एजुकेशन। जो गवर्नमेंट है उसको बहुत ही कम पैसों में एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, हेल्थ प्रोवाइड करनी चाहिए, फूड ऑन दिस वर्कर्स प्रोवाइड करनी चाहिए। हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं, इसमें से एक पॉइंट यदि छोड़ दें तो दोनों अभी गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है। देखिए गवर्नमेंट जो है लोन देती है, बहुत कम रेट पे लोन दे देती है, और गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन कर रखा है, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं। फ्री हेल्थ सिस्टम है, फूड जो है वो भी राशन का जो सामान आता है वो भी फ्री आता है। द गवर्नमेंट कैन फ्रेम न्यू लॉज विच कैन प्रोवाइड प्रोविजंस फॉर ओवर टाइम। जो ये नए गवर्नमेंट को एक नया कानून बनाना चाहिए जिससे क्या हो कि कोई व्यक्ति यदि ओवर टाइम कर रहा है तो उसको क्या पैसा मिलना चाहिए, उसको पेड लीव्स मिले, लीव ड्यू टू सिकनेस। अगर वो कोई लीव लेता है तो उसके पैसे उसमें नहीं कटने चाहिए। इस प्रकार से ये नहीं है, डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं जितनी ऑर्गेनाइजेशंस में जो सुविधाएं मिल रही है वो सुविधाएं सभी में मिलनी चाहिए। यस, हाँ, अब हम देखते हैं 2 प्रकार के सेक्टर्स में। सेक्टर्स इन टर्म ऑनरशिप, जो सेक्टर्स होता है ऑनरशिप में, ये पिक्चर से थोड़ा गलत लग गया है, पब्लिक होना चाहिए था यहाँ पे, है ना, पी तो ही पब्लिक सेक्टर है ना, प्राइवेट की जगह। तो पब्लिक सेक्टर में क्या है, 2 ओनरशिप के अकॉर्डिंग, जो यानी स्वामित्व के आधार पे हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर और एक है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल ऑफ द सर्विसेज। पब्लिक सर्विस में गवर्नमेंट के हाथों में सब कुछ होता है और गवर्नमेंट ही क्या करता है, वो सुविधाएं सर्विसेज जो होती है वो प्रोवाइड करती है। जैसे रेलवे और पोस्ट ऑफिस, जैसे रेलवे होती है तो वो गवर्नमेंट के अंडर में रहती है और पोस्ट ऑफिस होता है वो गवर्नमेंट के अंडर में। इन एग्जांपल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, पब्लिक सेक्टर, और इसका क्या जो एम है वो क्या है, नॉट जस्ट अर्न प्रॉफिट। ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता है पब्लिक सेक्टर। तो ये पब्लिक सेक्टर का जो एम है वो क्या है, नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, इट्स मेन एम पब्लिक वेलफेयर, यानी सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक भलाई के लिए सारे काम करने हैं। तो ये हो गया पब्लिक सेक्टर के बारे में। नाउ नेक्स्ट, इसके जस्ट अपोजिट आपको समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार से वहां पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, तो प्राइवेट सेक्टर में जो किसी की खुद की कंपनी होती है, इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप टू एसेट्स एंड डिलीवर ऑफ द सर्विसेज इज द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज। जो प्राइवेट होती है वो किसी एक व्यक्ति के पास होती है और इंडिविजुअल होती है, यानी उसके अकेले की होती है, उसमें कोई और जो है इंक्लूड नहीं होता है। जैसे कंपनीज लाइक्स टाटा आयरन एंड स्टील्स कंपनीज लिमिटेड, जैसे कि टिस्को है ना, टाटा आयरन की जो कंपनी है उस प्रकार से। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, तो रिलायंस इंडस्ट्री मुकेश अंबानी की है, रतन टाटा की है, तो ये जो है प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आती है। और रिलायंस इंडस्ट्री है ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है। आर प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज, और ये क्या है, प्राइवेटली कंपनीज है। अब इंपॉर्टेंट ऑफिस यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ कि जो ये प्राइवेट कंपनी होती है इनका क्या एम होता है, एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। इनको क्या करना है, अधिक से अधिक पैसा कमाना है और प्रॉफिट को अर्न करना है। तो ये दोनों चीजें हो गई। जहां पब्लिक सेक्टर है वो क्या करता है कि जो सभी सुविधाएं हैं वो लोगों के वेलफेयर के लिए करता है, लेकिन यही प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ये सभी प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, है ना। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल ऑफ गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, हियर वी हैव लिसन टू फ्यू ऑफ देम। बहुत सारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और बहुत सारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम कुछ चीजें देखेंगे गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकता है, निभा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो
तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक हैवी स्पेंडिंग सच एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। जो गवर्नमेंट होती है ये सारी हैवी कंस्ट्रक्शन जो होता है वो अपने अंडर में रखना चाहिए, जैसे रोड्स का निर्माण हो गया, ब्रिज का निर्माण हो गया, रेलवे, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग लोन थ्रू डैम्स ETC। जो डैम का निर्माण हो गया, ब्रिज का निर्माण हो गया, रोड्स का हो गया, रेलवे का हो गया, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, मोस्टली ये गवर्नमेंट के अंडर में ही रहती है। लेकिन ये क्या होता है, जहां नहीं रहती है वहां पे गवर्नमेंट को उसके अंडर में रखनी चाहिए। ऑल्सो इट हैज इंश्योर दैट दिस फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। और गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड करना चाहिए कि ये फैसिलिटी क्या सभी लोगों तक पहुंची है या नहीं। Second, there are some activities which the government has to support to encourage the private sector the continue their प्रोडक्शंस और बिजनेस। गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में भी जो जितने भी वर्कर्स है, प्राइवेट कंपनीज है, वो भी साथ साथ में काम करती रहे और उनको भी सपोर्ट करना चाहिए कि किस में आपका बिजनेस है वो लगातार बढ़ता रहे और लोगों को फैसिलिटीज मिल जाती है। ये पॉइंट यहाँ क्यों आया है, क्योंकि देखिए सारा काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती है ना, कुछ हेल्प लेनी होती है किसी दूसरे भी जो प्राइवेट कंपनीज होती है। और प्राइवेट कंपनी ऑल्दो वो प्रोवाइड करती है, मतलब ज़्यादा पैसा लेती है या उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ फैसिलिटीज ऐसी है जो सिर्फ प्राइवेट कंपनी ही दे पाती है। तो सरकार को उस चीजों का सपोर्ट करना चाहिए। थर्ड, द गवर्नमेंट इज इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स एट द फेयर प्राइस। जो गवर्नमेंट है उसको गेहूं और चावल अच्छे दामों पर सरकार से लेने चाहिए एंड सेल लोअर प्राइसेस, और ज्यादा अच्छे प्राइसेस वो ले लें और कम प्राइसेस पे वापस क्या कर दें, सेल कर दें। कंज्यूमर थ्रू राशन शॉप्स, और किसके थ्रू, राशन शॉप्स के थ्रू उसको कम पैसों में सेलिंग कर दें। ये भी होता है। इन दिस वेज इट सपोर्ट बोथ फार्मर एंड द कंज्यूमर। इससे क्या होगा, जो फार्मर होते हैं और जो कंज्यूमर होते हैं दोनों को मदद मिलेगी। लेकिन भारतीय है और भारतीय होने के साथ में ही लोग क्या करते हैं कि 2 रुपए किलो गेहूं ले तो लेते हैं, लेकिन 21-22 रुपए किलो वापिस से गेहूं को सेल कर देते हैं। अपना दिमाग लगाते हैं, अलग दिमाग लगाते हैं, चलो खैर क्या करना। हाँ, अब देखिए रनिंग प्रॉपर स्कूल्स, रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। सरकार को लगातार स्कूल चलाना चाहिए और साथ में ही क्या कि प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, और सरकार को निश्चित करना चाहिए कि एजुकेशन को क्वालिटी मिले। देखिए ये होता भी है ना, क्योंकि देख लगातार जैसे कि आप देखें स्कूल्स को अपडेट किया जाता है। अब धीरे धीरे स्कूल सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होने जा रहे हैं। साथ में ही स्कूल्स में जैसे स्मार्ट बोर्ड्स यूज हुए, सबसे पहले हम ब्लैक बोर्ड यूज किया करते थे, फिर थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, व्हाइट बोर्ड यूज करने लगे, फिर व्हाइट बोर्ड के अब स्मार्ट बोर्ड यूज करने लग रहे हैं। तो ये सारी क्या है, गवर्नमेंट जो है लगातार काम कर ही रही है, क्वालिटी एजुकेशन दे रही है। हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर ऑल आर सम ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो फैसिलिटीज है वो और ड्यूटीज जो है हेल्थ की जो है, एजुकेशन की जो है, वो सभी ड्यूटीज सरकार को समान रूप से यहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए, सभी को देनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड, है ना, ये कौन सा शायद 4th नंबर का, 4th और ये 5th। Government also needs to pay attention to aspects of human development such as availability of safe drinking। साथ ही सरकार को यह भी निश्चित करना चाहिए कि लोगों को, जो ह्यूमंस हैं, उनको अवेलेबिलिटी सब हो, जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग उन्हें मिल पाए, वाटर, हाउसिंग फैसिलिटी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है तो उसमें क्या हाउस को प्रोवाइड किया जाता है, जो लोग घर नहीं बना सकते उनको कम रेट में घर प्रोवाइड कराया जाता है, तो हाउसिंग फैसिलिटीज उनको दिया जाए। फॉर द पुअर एंड द फूड न्यूट्रिएंट्स टेकिंग केयर और द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट इग्नोरेंस रीजन्स ऑफ द कंट्री। कोई ऐसा वर्ग जो समाज से बहुत ज़्यादा पीछे छूट गया है, ऐसे वर्ग को समाज में आगे लाने की कोशिश करना चाहिए। उनके जो खाने वगैरह की व्यवस्था है वो सारी करनी चाहिए, है ना। हाँ, इसके साथ में ही ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाता है और बहुत अच्छी तरीके से हमने समझा सेक्टर्स का। चैप्टर थोड़ा छोटा सा चैप्टर था। चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और दूसरा, इसके नोट्स जो है मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ में कोई नई अपडेट आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।